हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का ही एक स्पेशल केस है। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने की हमारे पास नंबर ऑफ टेक्निक्स अवेलेबल हैं। इन टेक्निक्स में हम बात करते हैं ग्राफिकल मेथड की। हमारे पास में अवेलेबल है ग्राफिकल मेथड। इन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने की हमारे पास कुछ एनालिटिकल मेथड्स हैं। इन एनालिटिकल मेथड्स में हम सिंप्लेक्स मेथड की बात करते हैं, हम बिगेम मेथड की बात करते हैं, इसी में हम टू फेज सिंप्लेक्स मेथड की बात करते हैं। तो जितने भी ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की मेथड्स हैं, ये हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज ये दोनों कर सकती हैं। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज भी कर सकती हैं और ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मिनिमाइज भी कर सकती हैं। ग्राफिकल मेथड के अपने सारे एडवांटेजेस हैं, का केवल एक लिमिटेशन या इसका ड्रॉबैक ये है कि ये केवल दो वेरिएबल्स को डील करता है। लेकिन किसी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में जब दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स हो जाते हैं, तो ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग सिंप्लेक्स टेक्निक या बिगेम टेक्निक या टू फेज सिंप्लेक्स मेथड को हम यूज़ करते हैं। तो ये जो भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के टेक्निक्स हैं, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज भी करती हैं और ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मिनिमाइज भी करती हैं। लेकिन जो ट्रांसपोर्टेशन की टेक्निक है, ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की एक ऐसी टेक्निक है जिसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स तो बहुत ज़्यादा हो, इसी के साथ साथ वो एक मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम हो, ऐसी प्रॉब्लम्स को डील करता है। यदि इन एनालिटिकल मेथड्स में नंबर ऑफ वेरिएबल्स बढ़ते चले जाए, सिंप्लेक्स मेथड में या बिगम मेथड में या टू फेस मेथड्स में यदि वेरिएबल्स की क्वांटिटी बढ़ती चली जाए, तो ये कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होते चले। तो ऐसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स को अपने साथ लिए हुए होती हैं, लेकिन उनका ऑब्जेक्टिव ये हो कि उसमें हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मिनिमाइज कर रहे हो, ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम ट्रांसपोर्टेशन टेक्निक को यूज करते हैं। तो जो ट्रांसपोर्टेशन टेक्निक है, ये हमेशा ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मिनिमाइज कर ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मिनिमाइज कर मैक्सिमाइजेशन का कोई रोल नहीं होता। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि किसी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का एक जनरल स्ट्रक्चर क्या होगा, जिससे हम इसे फील कर सकते हैं, है ना? कि किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का रिप्रेजेंटेशन होता है या वो हमें क्या इंफॉर्मेशन देती है। तो देखिए, हम ये एज्यूम करते हैं कि हमारे पास कुछ फैक्ट्रीज हैं, कुछ प्लांट्स हैं या कुछ इंडस्ट्रीज हैं। हमारे पास तीन प्लांट है, ठीक है, थ्री प्लांट्स हैं। एक प्लांट हमारा कंट्री में किसी भी प्लेस पे लोकेटेड हो सकता है। हम एज्यूम करते हैं कि वो आगरा में लोकेटेड। दूसरा हमारा प्लांट किसी एक शहर में लोकेटेड है, हो सकता है भोपाल में लोकेटेड। तीसरा हमारा प्लांट जो है नागपुर में लोकेटेड। ये तीनों प्लांट एक जैसे ही गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। जैसे ये बाइक्स ही बना रहे हैं तीनों, या तीनों कार ही बना रहे हैं, या एक जैसे प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग। तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये कार की मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा, अब ये जो तीनों प्लांट है, हर एक प्लांट की अपनी कुछ कैपेसिटी है, अपने कुछ रिसोर्सेस हैं। उन सारे रिसोर्सेस को यूटिलाइज करके हम एज्यूम करते हैं कि हमारा जो प्लांट आगरा में लोकेटेड है, वो 4 कार की पर डे मैन्युफैक्चरिंग, 4 कार्स की पर डे मैन्युफैक्चरिंग। हमारे पास जो भोपाल में प्लांट लोकेटेड है, इसमें रिसोर्सेस कुछ इस तरीके से हैं कि इसका पर डे कार का प्रोडक्शन ये 6 कार का प्रोडक्शन करता है पर। और जो नागपुर में हमारा प्लांट लोकेटेड है, वो 5 कार की पर डे मैन्युफैक्चरिंग है, अपने रिसोर्सेस को बेस्ट यूटिलाइज कर। तो इन कार की मैन्युफैक्चरिंग कर लेना ही हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है। अब हम ये चाहते हैं कि यदि हमारे पास इतने प्लांट्स हैं, जो पर डे कितना 15 पर डे 15 कार्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो इन कार को सेल आउट भी करना होगा। तो इनको सेल आउट करने के लिए हमने कुछ शोरूम्स हायर कर रखे होंगे। या तो ये हमारे खुद के शोरूम हो सकते हैं, या हमने कुछ शोरूम्स हायर कर रखे हैं, जिन्हें हम डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स भी कह सकते हैं। तो हम ये एज्यूम करते हैं कि हमारे पास 3 शोरूम्स हैं, या शोरूम है, या इन्हें हम डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर भी कहते हैं। ठीक है? डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर।
ये भी कंट्री में कहीं पे भी किसी भी प्लेस पे लोकेटेड हो सकता है। तो हम ये अज़्यूम करते हैं कि हमारा एक शोरूम दिल्ली में लोकेटेड, दूसरा एक शोरूम है मुंबई में लोकेटेड है और तीसरे एक शोरूम की बात करते हैं, हम मान के चलिए कि लखनऊ में लोकेटेड। तो अभी इन शोरूम्स की अपनी खुद की एक रिक्वायरमेंट होगी। अब ऐसा नहीं है कि हम कितनी भी कार उठा के कहीं पे भी भेज दें। इन शोरूम से इनकी रिक्वायरमेंट हमने पूछी, क्योंकि उनके पास एम्प्टी स्पेस कितने अवेलेबल है, कितने वो पहले सेल आउट कर चुके हैं और पर डे इनकी रिक्वायरमेंट कितनी है, इस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इनकी रिक्वायरमेंट हम जज करते हैं। तो हम ये अज्यूम करते हैं कि जो दिल्ली में शोरूम है हमारा, उसकी पर डे 5 कार की रिक्वायरमेंट, 5 को वो सेल आउट कर चुका होता है पर डे और 5 उसको चाहिए होते हैं। मुंबई में जो हमारा प्लांट लोकेटेड, हमारा शोरूम लोकेटेड है, उसकी अज्यूम करते हैं कि 4 की रिक्वायरमेंट, और जो लखनऊ में लोकेटेड है, इसकी रिक्वायरमेंट 6 कार की पर डे है, 6 कार की पर डे है। तो ये तो हमारे प्लांट्स हो गए और ये हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हो गए। यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, यहाँ डिस्ट्रीब्यूट। अब टास्क हमारा ये है कि प्लांट तो किसी और स्पेस पे है और हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर अलग-अलग जगह पे हैं। तो इन प्लांट से इन डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स पे इन यूनिट को हम ट्रांसपोर्ट करना है। तो हमने ट्रांसपोर्टर्स को कॉल किया और कॉल करके हमने ये कहा कि साहब आप हमें बताइए कि हमारे ये प्लेसेस हैं, यहाँ से आपको एक-एक यूनिट गुड्स के लेना है और इन-इन जो सिटीज़ हैं, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आप क्या चार्ज करेंगे? तो जो ट्रांसपोर्टर है, वो हमें एक बेस्ट रेट प्रोवाइड करेगा, जो कि कुछ इस तरीके से बताएगा कि जो प्लांट नंबर 1 हमारा आगरा में लोकेटेड है, प्लांट नंबर 2 हमारा जो भोपाल में लोकेटेड है, प्लांट नंबर 3 जो हमारा नागपुर में लोकेटेड है, और हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं या हमारे जो शोरूम्स हैं, जो कि पहला हमारा दिल्ली में है, दूसरा हमारा मुंबई में है और तीसरा हमारा लखनऊ। तो यदि आगरा से एक यूनिट को हम ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं दिल्ली, हम आगरा से दिल्ली एक यूनिट को ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं, तो ये हमसे 10 रुपीज़ चार्ज करेगा। यदि आगरा से एक यूनिट हम मुंबई ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं, तो ये हमसे 7 रुपीज़ चार्ज करेगा। आगरा से एक यूनिट हम लखनऊ को ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं, तो ये हो सकता है 2 रुपीज़ चार्ज करे। इससे 10, 100, 1000 10,000 ऐसा आप समझिए। जस्ट हम लोग एक एग्ज़ाम्पल फॉर्म में ले रहे हैं। इसकी ओरिजिनल कॉस्ट से कंपेयर ना कीजिए इसे आप। दूसरी बात ये है कि जो भोपाल में हमारा एक प्लांट लोकेटेड था, यदि वहाँ से एक यूनिट हम दिल्ली ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो ये हो सकता है हमसे 6 रुपीज़ चार्ज कर रहा हो। भोपाल से यदि हम मुंबई भेज रहे हैं, तो हो सकता है 5 रुपीज़ चार्ज कर रहा हो। भोपाल से हम लखनऊ भेज रहे हो, तो हो सकता है 4 रुपीज़ चार्ज। इसी तरीके से नागपुर से यदि दिल्ली हम 1 यूनिट को ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो ये 7 रुपीज़। नागपुर से मुंबई हम लोग 1 यूनिट को ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो ये 2 रुपीज़, और नागपुर से लखनऊ के लिए ये हमें हो सकता है 8 रुपीज़। तो ट्रांसपोर्टर ने हमें अपना बेस्ट रेट दिया कि साहब आपके एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे एक यूनिट को ट्रांसपोर्ट करने का हम इतना रुपए कॉस्ट आप पे चार्ज। तो इस तरीके से अब हमारा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जब हमारे पास फ्रीडम हो कि हम किसी भी प्लांट से किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पे कितनी भी यूनिट को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, तो हम किस प्लांट से किस डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पे कितनी क्वांटिटीज को ट्रांसपोर्ट करें, सच दैट कि जो टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, ये टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमारा मिनिमाइज, टोटल ट्रांसपोर्टेशन हमारा मिनिमाइज। अब हमें इसको एक जनरल फॉर्म में लिखना होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म हमसे ये कहता है कि इन प्लांट्स के करस्पॉन्डिंग आप इनकी जो कैपेसिटी है, जो ये सप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे आप सप्लाई लिख दीजिए। यहाँ पे आप सप्लाई लिख, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स या शोरूम्स हैं, इनकी इन शोरूम्स के करस्पॉन्डिंग इनकी जो रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को आप इस तरीके से रो वाइज फॉर्म, तो प्लांट ए सप्लाई कितनी कर सकता था सर, 4 यूनिट की कर सकता था, इसे हम 4 यूनिट यहाँ प्लांट हमारा जो 2 था, यानी जो भोपाल में लोकेटेड था, ये सर 6 कार की सप्लाई कर सकता है। जो नागपुर में लोकेटेड है, सर ये 5 कार की सप्लाई कर सकता है। दिल्ली में रिक्वायरमेंट कितने की है? सर हमें 5 यूनिट की रिक्वायरमेंट है। मुंबई में सर हमें 4 यूनिट की रिक्वायरमेंट है। लखनऊ में सर हमें 6 यूनिट की रिक्वायरमेंट। अब यदि हम यहाँ पे देखें कि टोटल सप्लाई कितनी है, ये प्लांट्स टोटल सप्लाई कर सकते हैं 15 की, और यदि इनकी टोटल रिक्वायरमेंट देखें, टोटल रिक्वायरमेंट देखें इन शोरूम्स की, तो ये भी हमारे पास, ये भी हमारे पास
तो किसी भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का, ट्रांसपोर्टेशन टेक्निक का जो जनरल फॉर्मेट होता है, जो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, वो कुछ इस तरीके से होगा कि हमारे पास कुछ प्लांट्स गिवन होंगे, उन प्लांट्स के रिस्पेक्ट में हमारे पास कुछ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स या शोरूम्स गिवन होंगे और उनसे रिलेटेड हमारे पास कुछ ट्रांसपोर्टेशन। तो हम एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाएंगे और ये चेक करेंगे कि इनकी टोटल सप्लाई और टोटल रिक्वायरमेंट क्या है। इसलिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ट्रांसपोर्टेशन की टेक्निक है वो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का ही स्पेशल केस है, जिसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इसका एक बड़ा कंस्टेंट ये है कि ट्रांसपोर्टेशन की टेक्निक हमेशा केवल एक बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम पे ही एप्लीकेबल। बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या होती है? बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम वो होगी जिसमें टोटल सप्लाई टोटल रिक्वायरमेंट के इक्वल। तो हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कितनी। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम दो टाइप की हो सकती है। एक बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होगी, उसमें जो टोटल सप्लाई है इसके टोटल रिक्वायरमेंट के इक्वल। जो अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होती है, इसमें टोटल सप्लाई इक्वल नहीं होगा टोटल रिक्वायरमेंट, टोटल सप्लाई टोटल रिक्वायरमेंट के इक्वल नहीं होगा। इसके भी दो केसेस हो सकते हैं। केस नंबर वन तो ये हो सकता है कि आपकी जो टोटल सप्लाई है, टोटल सप्लाई ग्रेटर देन हो जाए टोटल रिक्वायरमेंट के। और दूसरा केस इसमें ये हो सकता है कि आपका टोटल रिक्वायरमेंट ग्रेटर देन हो जाए टोटल सप्लाई। तो इस तरीके की यदि प्रॉब्लम है तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम ऐसी प्रॉब्लम्स को डील नहीं करता। तो इस टाइप की प्रॉब्लम को पहले हमें बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना। बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक डमी रो या डमी कॉलम को इंट्रोड्यूस करना। डमी रो का मतलब ये हुआ कि हम एक इमेजिनरी प्लांट इंट्रोड्यूस करेंगे और डमी कॉलम का मतलब ये हुआ कि एक हम डमी शोरूम या एक डमी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर को लोकेट करेंगे जिसकी पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 0 रुपए होगी। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि बाई चांस हमें एक ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम एक फॉर्मेट में गिवन थी, उसको हमने अपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट किया। एक स्टेटमेंट के फॉर्म में थी, उसे हमने अपना एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया। तो इस प्लांट की कंडीशन कुछ ऐसी है प्रॉब्लम की, ये प्लांट नंबर 1 है, ये प्लांट नंबर 2 है और ये प्लांट, और हमारे पास ये डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर 1 है, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर 2 है, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर 3 है और डिस्ट्रीब्यूशन। इन प्लांट्स की करस्पॉन्डिंग जो सप्लाई कर सकते हैं ये गुड्स की, कोई भी गुड्स हो सकता है वो, तो प्लांट 1 5 की सप्लाई करता है, प्लांट 2 10 की करता है, प्लांट 3 10 की करता है। उसी तरीके से इन डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स की जो रिक्वायरमेंट है, पहले डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर की रिक्वायरमेंट 3 की है, 4 की है, फिर 3 की है और फिर 5। तो हमें अब सबसे पहले चेक करना होगा कि ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम एक बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है या नहीं। तो 10 + 10 20 और ये 25 होगी टोटल सप्लाई। यदि इसकी टोटल रिक्वायरमेंट देखें हम, तो टोटल रिक्वायरमेंट हो गई इसकी 15 15। अभी के केस में आप ये कहेंगे कि सर जो गिवन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है ये एक अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि इसमें जो टोटल सप्लाई है, टोटल सप्लाई इज नॉट इक्वल टू टोटल। तो क्या करें? तो सर हम इस पे ट्रांसपोर्टेशन टेक्निक अप्लाई नहीं कर सकते, कब तक? जब तक कि इसे हम एक बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में कन्वर्ट ना करें। तो अभी क्या चीज़ है? अभी सर टोटल सप्लाई ग्रेटर देन है टोटल रिक्वायरमेंट के। तो जब भी टोटल सप्लाई ग्रेटर देन हो जाए टोटल रिक्वायरमेंट के, हम एक डमी कॉलम इंट्रोड्यूस करते हैं, एक डमी कॉलम इंट्रोड्यूस करते हैं। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर नंबर 1 था, ये डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर नंबर 2 है, ये 3 है, एक ये 4 है। एक हमने डमी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर डमी शोरूम या डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर को इंट्रोड्यूस किया जो कि 5th नंबर पे है। एक इमेजिनरी कोई भी प्लेस पे हो सकता है। ये हमारे पास प्लांट 1 है, ये प्लांट 2 है, प्लांट 3। अब ये हम एज्यूम कर रहे हैं कि प्लांट 1 से इस डमी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पे एक यूनिट को ट्रांसपोर्ट करने की जो कॉस्ट है वो 0 रुपए। प्लांट नंबर 2 से इस जो इमेजिनरी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है उसकी ट्रांसपोर्टेशन 0 रुपए है। प्लांट 3 से यहाँ की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 0। और इस जो डमी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है हमारा या शोरूम है हमारा, इसकी जो रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट टोटल सप्लाई माइनस टोटल रिक्वायरमेंट का जो बैलेंस होने वाला है। मतलब यहाँ पे टोटल सप्लाई कितनी थी सर 25, और टोटल इसकी रिक्वायरमेंट कितनी थी सर 15। तो 15 माइनस 25 माइनस 15 करेंगे तो 10 आए। तो
इस केस में हमें एक डमी कॉलम को इंट्रोड्यूस करना है और अब चेक कीजिए आप कि टोटल सप्लाई कितनी कर सकता है ये। तो सर टोटल सप्लाई इसकी 25 की है और इसकी टोटल रिक्वायरमेंट देखें तो ये भी अभी 25। इसका मतलब हमने एक अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में कन्वर्ट, ठीक है। इससे हमारे रिजल्ट पे कोई भी चेंज नहीं होने वाला है, लेकिन जो ट्रांसपोर्टेशन की टेक्निक है उस टेक्निक को हम अब इस पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का लिमिटेशन ये है कि वो एक बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को ही डील कर सकती है साहब। अब इसका एक दूसरा केस हो सकता है। दूसरा केस हमें ये कहता है कि बाई चांस हमारे पास प्लांट 1 ये था, प्लांट 2 ये है, प्लांट 3 डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है, 4 ये है, ये 4 हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन, ये प्लांट सप्लाई कर सकते हैं 5 यूनिट की, 3 यूनिट की और 2 यूनिट्स की। और इन डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स की जो रिक्वायरमेंट है 3, 2 और 5, 5 है। तो हम चेक कर लेते हैं कि जो गिवन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है ये एक बैलेंस है या अनबैलेंस है। तो ये कितना हो गया, इनका टोटल सम 10 हो गया और इनका सम देखेंगे तो 10 प्लस 5 15 हो गया। इस केस में आप ये कहेंगे कि सर टोटल रिक्वायरमेंट इज नॉट इक्वल टू टोटल सप्लाई, is not equal to total supply, hence given transportation problem is unbalanced transportation problem। अब हम इस पर ट्रांसपोर्टेशन की टेक्निक अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन टेक्निक हम केवल एक बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन पे ही अप्लाई कर सकते हैं। तो हमें इसे अब एक बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना। तो यदि टोटल रिक्वायरमेंट ग्रेटर देन हो जाए टोटल सप्लाई के, तो हम एक डमी रो इंट्रोड्यूस करते हैं। और डमी रो का मतलब ये हुआ कि एक इमेजिनरी प्लांट, इमेजिनरी फैक्ट्री इंट्रोड्यूस करेंगे, जो कि टोटल सप्लाई माइनस टोटल रिक्वायरमेंट का जो बैलेंस होता है उसके बराबर वो सप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हुआ हमारा प्लांट 1, ये हुआ प्लांट 2, ये हुआ प्लांट 3 और ये है हमारा डमी प्लांट, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों का डिफरेंस देख लें। तो सर यहाँ पे ये 15 है, ये 10 है, 15 माइनस 10 5, तो ये 5 का रिक्वायरमेंट इसका हम लोग बना देंगे कि सर ये सॉरी ये 5 की सप्लाई कर सकता है। तो ये है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर 1, ये है 2, ये है 3 और ये है 4, ये सप्लाई कर सकते हैं, ये सप्लाई कर सकते हैं। प्लांट 1 5 को करेगा, 2 3 को करेगा, प्लांट नंबर 3 2 यूनिट को सप्लाई करेगा। और अब जो हमारा इमेजिनरी प्लांट है वो जो बैलेंस था का मतलब टोटल रिक्वायरमेंट माइनस टोटल सप्लाई, इसका जो वैल्यू आएगा वो ये सप्लाई। अब आप इसको चेक कर लीजिए, ये कितना हुआ, ये 15 हो गया सर और ये भी 15। इसका मतलब एक अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को हमने बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन में कन्वर्ट कर दिया। अब हम ट्रांसपोर्टेशन की टेक्निक इस पे अप्लाई कर सकते हैं। का मतलब अब ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम 3 केसेस में मिल सकती है। केस नंबर 1 क्या होगा कि वो ऑलरेडी बैलेंस हो, टोटल सप्लाई टोटल रिक्वायरमेंट के इक्वल हो, केस नंबर 1। केस नंबर 2, ये अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हो जिसमें टोटल रिक्वायरमेंट टोटल सप्लाई ग्रेटर देन हो जाए टोटल रिक्वायरमेंट के। उस केस में हम एक डमी कॉलम इंट्रोड्यूस करेंगे और उसकी रिक्वायरमेंट उन दोनों का डिफरेंस जो है वो वैल्यू से हम उसका रिक्वायरमेंट डिसाइड। केस नंबर 3, जब ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम अनबैलेंस हो लेकिन अनबैलेंस में टोटल रिक्वायरमेंट ग्रेटर देन हो जाए टोटल सप्लाई के, इस केस में एक हम इमेजिनरी प्लांट इंट्रोड्यूस करेंगे जिसकी कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 0 होगी और जो सप्लाई कर सकता होगा उन दोनों का डिफरेंस, का मतलब टोटल रिक्वायरमेंट माइनस टोटल सप्लाई। और अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को हम बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में कन्वर्ट करेंगे। इसके बाद हम ट्रांसपोर्टेशन की टेक्निक इसके ऊपर अप्लाई। आइए एक स्टेप अप बढ़ते हैं हम लोग कि किसी भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम से जो ऑप्टिमम सॉल्यूशन है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन जेड को मिनिमाइज करना था, वो मिनिमाइज करने की क्या स्टेप्स हो सकती है। तो जिसकी सबसे पहली स्टेप है कि आपको गिवन स्टेटमेंट से उस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट प्रिपेयर करना। स्टैंडर्ड फॉर्मेट का मतलब ये हुआ कि जो उसने स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख रखा है कि भाई 4 प्लांट्स हैं, 5 प्लांट्स हैं, जिनकी कैपेसिटी इतनी है या जो इतने गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं पर डे। फिर आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख के दे रहा होगा कि 4 डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं या 4 शोरूम 3 शोरूम्स हैं, उन शोरूम्स की रिक्वायरमेंट कितनी है, आपको एक कॉस्ट मैट्रिक्स दे के रखेगा। तो इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट में इस तरीके से लिखेंगे कि हमारे पास प्लांट 1, प्लांट 2, प्लांट 3 होगा, हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर 1 होगा, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर 2 होगा, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर 3 होगा, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर 4 होगा। और इस तरीके से उसकी हम यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो भी गिवन होगी, करस्पॉन्डिंग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यहाँ मेंशन करेंगे। यहाँ पे इन प्लांट्स की सप्लाई
लिखेंगे और यहाँ पे इनकी रिक्वायरमेंट, और इस तरीके से चेक करेंगे कि ये एक बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है या नहीं। स्टेप नंबर 2, प्रिपेयर अ बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। यदि ये एक बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है का मतलब टोटल सप्लाई इक्वल है टोटल रिक्वायरमेंट के, तो हमें सेकंड स्टेप करने की जरूरत नहीं है। लेकिन टोटल सप्लाई टोटल रिक्वायरमेंट के इक्वल नहीं है, तो ये एक अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होगी, उसे हमें बैलेंस करना होगा डमी रो या डमी कॉलम इंट्रोड्यूस करके। अब इसकी जो स्टेप नंबर 3 है, वो स्टेप नंबर 3 ये कहती है हमें कि अब आप इस बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कैलकुलेट, और जो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आए उस पे आप ऑप्टिमिलिटी टेस्ट या ऑप्टिमिलिटी की जो मेथड है उस मेथड को अप्लाई। तो किसी भी एक बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कैलकुलेट करने की हमारे पास 5 अलग-अलग मेथड्स हैं। इन 5 मेथड में से किसी भी एक मेथड को यूज करके हम इसका इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालते हैं। उसके बाद हमारे पास अलग-अलग टेक्निक्स हैं जो उसके ऊपर ऑप्टिमिलिटी टेस्ट परफॉर्म करती है या ऑप्टिमम सॉल्यूशन की तरफ हमें लेके जाती है। उसमें हमारे पास 2 मेथड्स हैं। एक मेथड होगी मोदी मेथड, मोदी मेथड जिसे हम मॉडिफाई डिस्ट्रीब्यूशन मेथड कहते हैं, मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड या मोदी मेथड कहेंगे। और दूसरी मेथड हमारे पास स्टेपिंग स्टोन मेथड। इन दोनों मेथड में से किसी एक मेथड को हम इसके इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन पे अप्लाई करते हैं और ये देखते हैं कि उसका ऑप्टिमम सॉल्यूशन क्या है, जो कि हमें बता रहा होता है कि जेड मिनिमम क्या होगा और किस कंडीशन में किस प्लांट से किस डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पे कितनी क्वांटिटीज को हम ट्रांसपोर्ट करें सच दैट कि जो टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो हमारा मिनिमम होता है। तो अब हमारा टास्क ये है कि हमें ये 5 मेथड अलग अलग देखना है कि ये पांचों मेथड्स क्या होती हैं और किस तरीके से अप्लाई करके हम किसी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो हमारे पास जो पहली मेथड है इसे हम कहते हैं लीस्ट कॉस्ट मेथड। सेकंड मेथड है आपकी रो मिनिमा मेथड। थर्ड मेथड है हमारे पास कॉलम मिनिमा मेथड। फोर्थ मेथड है हमारे पास नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। और जो फिफ्थ मेथड है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और साइंटिफिक मेथड है, वो है हमारे पास उगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। इन पांचों मेथड में से किसी भी एक मेथड को अप्लाई करके हम लोग इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालें। तो लिस्ट कॉस्ट मेथड है, ये मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन है। हम इस पूरी कॉस्ट मैट्रिक्स पे अपने ऑब्जर्वेशन से ये देखेंगे कि हमें किस प्लांट से किस डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पे एक यूनिट को ट्रांसपोर्ट करने पे मिनिमम कॉस्ट लग रही है। कंप्लीट मैट्रिक्स में देखेंगे, जहां पे मिनिमम कॉस्ट मिलते जाएगी हम उसे एलोकेट करते, और ये एलोकेशंस हमें बता रहे होंगे लिस्ट कॉस्ट मेथड। सेकंड मेथड है हमारी रो मिनिमम मेथड। रो मिनिमम मेथड ये कहती है कि आप पूरे मैट्रिक्स को न चेक कीजिए, आप हमेशा फर्स्ट रो को आइडेंटिफाई कीजिए और फर्स्ट रो की लीस्ट कॉस्ट को चेक कीजिए। फर्स्ट रो की मिनिमम कॉस्ट, इसीलिए इसे रो मिनिमा कहते हैं, और इसे आप तब तक फिल कीजिए जब तक कि सारे एलोकेशंस कंप्लीट। कॉलम मिनिमम मेथड ये कहती है कि आप लिस्ट कॉस्ट को भूल जाइए, आप रो की मिनिमम वैल्यू को भूल जाइए, आप हर एक कॉलम को आइडेंटिफाई कीजिए। आप सबसे पहले फर्स्ट कॉलम को आइडेंटिफाई कीजिए और इसकी लिस्ट कॉस्ट को फिल कीजिए। हम लोग देखेंगे आगे डिटेल में, इसे कहते हैं कॉलम मिनिमम मेथड। तो लिस्ट कॉस्ट मेथड, रो मिनिमम मेथड और जो कॉलम मिनिमम मेथड है, ये मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन है। ये तीनों मेथड हमारी मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अच्छा, अब जो हमारी ये दो मेथड है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल और उगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड, ये मेथड साइंटिफिक मेथड है जो कि नियरेस्ट टू ऑप्टिमम रिजल्ट देती है। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल हमें ये कहता है कि आप ऐसे सेल को आइडेंटिफाई कीजिए जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, आपके नॉर्थ और वेस्ट का सेल हो। जो पहला सेल होता है C11, वही नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर होता है। आप सबसे पहले उसे असाइन कीजिए, ये भूल जाइए कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या लिखी हुई है। गूगल से अप्रोक्सीमेशन मेथड हमें ये कहती है कि आप रो वाइज और कॉलम वाइज पेनाल्टीज निकालिए। ये पेनाल्टीज डिसाइड करेगी कि किस रो को और किस कॉलम को हमें असाइन। हम डिटेल में वन बाय वन हर एक मेथड को देखेंगे, लेकिन इन पांचों मेथड्स में यदि हमें फ्रीडम मिल जाए कि सर आप अपने एंड पे कोई भी मेथड अप्लाई कीजिए, तो हमेशा हमें गूगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड को अडॉप्ट करना।
क्योंकि ओगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड एक ऐसी मेथड है जो नियरेस्ट टू ऑप्टिमम सॉल्यूशन दी। जैसे मेथड 1, 2, 3 और 4 की बात करें तो इनसे जो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मिलने वाला है, इस पे जब हम ऑप्टिमैलिटी टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो ऑप्टिमैलिटी का टेस्ट का रिजल्ट जो होगा वो हमें बता रहा होगा कि आपका ये सॉल्यूशन ऑप्टिमम नहीं है। इसे इटरेट कीजिए। अब इटरेट करेंगे हम तो हमें सेकंड फिजिबल सॉल्यूशन मिलेगा। फिर हम उस पे ऑप्टिमैलिटी टेस्ट अप्लाई करेंगे। तो उसका रिजल्ट बता रहा होगा कि साहब ये भी आपका ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं है, इसे दोबारा से इटरेट कीजिए। तो हम थर्ड फिजिबल सॉल्यूशन निकालेंगे, फोर्थ फिजिबल सॉल्यूशन निकालेंगे, फिफ्थ फिजिबल सॉल्यूशन निकालेंगे। हो सकता है सिक्स्थ फिजिबल सॉल्यूशन जाके हमें पता चले कि हाँ साहब ये ऑप्टिमम। तो इन मेथड्स को यूज करके हो सकता है कि हमें 6 बार 7 बार इटरेशन करना पड़े। लेकिन यदि गूगल से अप्रोक्सीमेशन मेथड से आपने इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकाला है तो हो सकता है कि इसका जो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन था वही ऑप्टिमम सॉल्यूशन हो जाए, या हो सकता है कि आपका सेकंड फिजिबल सॉल्यूशन ऑप्टिमम हो जाए या थर्ड फिजिबल सॉल्यूशन। इन पांचों मेथड्स को वन बाय वन हम देखेंगे कि किस तरीके से इनको हम अप्लाई कर सकते हैं और इनका क्या इम्पोर्टेंस है। अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे इन सारी मेथड। तो आज के लेक्चर को यदि मैं कंक्लूड करूं तो आज हमने बात की कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होती क्या है। ये आपके ऑपरेशन रिसर्च की लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की ही टेक्निक है। ये ऑप्टिमाइजेशन की टेक्निक है जो कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का एक एडवांस वर्जन है, एक स्पेशल वर्जन है। स्पेशल वर्जन क्यों कह रहे हैं इसे हम? क्योंकि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने की हमारे पास ग्राफिकल मेथड और एनालिटिकल मेथड्स ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो जो इसकी एनालिटिकल मेथड्स यानी सिंप्लेक्स, बिग एम, टू फेस मेथड्स हैं, इन मेथड्स की लिमिटेशन ये है कि यदि इनमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स बढ़ते चले जाएं, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, ये यदि बढ़ते चले जाते हैं तो ये टेक्निक्स बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है, बहुत लेबोरियस हो जाती है, बहुत टाइम टेकिंग हो जाती है। तो ऐसी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स जिसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स बहुत ज़्यादा है और वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम का ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइजेशन का है, हम चाहते हैं कि उसे मिनिमाइज कीजिए आप। उसमें कॉस्ट लग रही है, उस कॉस्ट को मिनिमाइज कर दीजिए। उसमें टाइम लग रहा है, उस टाइम को मिनिमाइज कर दीजिए। तो ऐसी स्पेशल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को हम सिंप्लेक्स मेथड से या टू फेस मेथड से सॉल्व न करके हम ट्रांसपोर्टेशन की टेक्निक से सॉल्व करते हैं। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन की जो टेक्निक है इसकी लिमिटेशन ये है कि ये एक बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम पे ही एप्लीकेबल। इसका मतलब जो टोटल सप्लाई है वो जब तक टोटल रिक्वायरमेंट के इक्वल नहीं होगा हम ट्रांसपोर्टेशन की टेक्निक अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो हमने ये देखा कि यदि कोई ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम अनबैलेंस हो जाए तो उसे हम बैलेंस कैसे। फिर एक बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम से ऑप्टिमम रिजल्ट लेने के लिए, टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमम लेने के लिए हमें कुछ स्टेप्स अप्लाई करनी पड़ेगी। हमें सबसे पहले इसका इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालने के लिए हमारे पास 5 मेथड्स हैं। इन पांचों मेथड्स में से किसी एक मेथड को यूज करके हम इसका इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालेंगे और फिर इसके ऊपर हम मोदी मेथड या स्टेपिंग स्टोन मेथड को अप्लाई करके हम इसकी ऑप्टिमलिटी टेस्ट परफॉर्म करेंगे और ऑप्टिमम रिजल्ट। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन कि इनकी ये अलग अलग मेथड्स। थैंक यू।